इंस्टेंटली, या हो सकेगा तो मैं आपसे समय लेकर उसे स्टडी कर कर फिर आपको वो एंटरटेन करूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पे, जिसे मैंने दो हिस्सों में बांटा है। पहला, जीएसटी प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी इन हैंडलिंग फेक इनवॉइसेस केसेस एंड जीएसटी एनालिसिस ऑफ रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। सबसे पहले हम देखने जाएंगे कि दो दो ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो मैं डेलिब्रेशन में कवर करने वाला हूँ वो है प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी इन हैंडलिंग फेक इनवॉइस केसेस। जब आलोक सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था कि सर टॉपिक क्या रखे, तो सर ने कहा कि सर फेक इनवॉइस से रिलेटेड अपन कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मेंबर्स को बेनिफिट हो और मेंबर्स इस इशू को एड्रेस कर सके और अच्छे तरीके से समझ सके। फिर सर ने बोला कि इसका कोई नोटिस का रिप्लाई वगैरह कैसे बनाया जाए, अपन क्यों ना ऐसे टॉपिक को लिया जाए। तो हमारा डिस्कशन हुआ सर के साथ और कई और मेंबर्स के साथ। तो मैंने उनसे डिस्कस किया और बात हुई कि फेक इनवॉइस के जितने भी केसेस अभी तक रजिस्टर हुए हैं, नॉट ओनली इन छत्तीसगढ़ या और अदर एरियाज में, ऐसा देखा गया है कि अभी तक कोई भी प्रॉपर नोटिस इसके लिए जारी नहीं किया जा रहा है। नोटिस का मतलब मैं कहता हूँ कि शो कॉज नोटिस वगैरह, आप समन या एक लेटर या इंटीमेशन को तो आप हटा दीजिए किनारे, पर प्रॉपर अगर शो कॉज नोटिस देखा जाए कि फेक इनवॉइस का केस हुआ है और किसी को प्रॉपर शो कॉज नोटिस है, एटलीस्ट मैं ये श्योर हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो ये नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। और इसीलिए रादर देन एक रिप्लाई बनाना किसी नोटिस का, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम अभी से ये समझे कि अगर ऐसे सिचुएशंस और सिनारियोज हमारे सामने खड़े आते हैं तो हम इनको कैसे हैंडल करें और कैसे झेलें। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप सबके सामने डिस्कशन करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी हम किसी केस को हैंडल करते हैं, जब भी हम किसी पॉइंट्स या इश्यूज को डील करते हैं, तो जनरली कई बार हमको ये पता रहता है कि हमारे क्लाइंट्स ने क्या गलती की है और क्या इश्यूज है। ड्यूरिंग माय डेलिब्रेशन मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या उसके अधिकार है, क्या वो केसेस में डिपार्टमेंट बोलती है और क्या आपको हैंडल करना है वो देखना चाहिए। मैं किसी भी तरीके से वो जो डिसऑनेस्ट कुछ गिनती चुनती के जो लोग होते हैं, मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या बहुत कम है और ऑनेस्ट लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा देखा जाता है कि कई बार वो ऑनेस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, या डिपार्टमेंट उनके ऊपर केसेस बिल्टअप करने की कोशिश करते रहता है, पर हम कई बार वो डिफेंड नहीं कर पाता है, या हम चुप रह जाते हैं, या हम उसे बहादुरी से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, जिन्हें जो कि ज़बरदस्ती फेक इनवॉइसेस के केसेस में ऐसा उन्हें इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है, बट मे बी वो पूरे पूरे तरीके से ऑनेस्ट है और किसी न किसी तरीके से डिपार्टमेंट उनके अगेंस्ट केस बिल्टअप कर रहा है जो कि सही नहीं है। तो उनके क्या क्या अधिकार है, लॉ क्या क्या बोलता है, क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है, क्या उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का पावर है, क्या विटनेसेस हो सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है, क्या कोई स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो सकता है। इन सारे मुद्दों पे मैं आप सबके साथ डिस्कशन करूंगा। एक जो इन जनरल एडवाइस आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हमको कभी भी डिपार्टमेंट के सामने रिप्रेजेंट करने के समय, या वो आइदर एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी हो या एट द टाइम ऑफ जब भी हम डिपार्टमेंट से में मिलने जाए, किसी भी तरीके से हमको क्लाइंट खुद बनने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमें खुद बहुत ज़्यादा ऐसा किसी भी तरीके से डर डर के और फियर में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर ऐसा ऑब्जर्व किया है कि डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर रहते हैं, स्पेशली जो ये सब इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करते हैं, वो उनके बात करने का लहजा और टोन जो रहती है वो कई बार बहुत ही डिस्टर्बिंग रहती है और बहुत ही रूड रहती है। तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले तो उन ऑफिसर्स को पॉइंट आउट से ही स्टार्ट करना चाहिए कि आई एम नॉट अ कल्प्रिट, आई एम जस्ट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल एड हूँ, जो मैं उस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करने आया हूँ। तो उस तरीके की भाषा और उस तरीके की जो टोन है वो हमारे साथ इस्तेमाल ना कर कर आप
ये देखिए कि हम एक लीगल प्रोसेस को फैसिलिटेटर है। आप मुझे ऐसा लगता है कि इस बार में जहाँ ज़्यादा सदस्य एडवोकेट्स है रादर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप ये बात बहुत और अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमको अपने केस को दमदारी देने के लिए सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए कि अ, कभी भी जब अथॉरिटी आपको एज ए कल्प्रिट के जैसे ट्रीट करने लगे, हमें उसी पॉइंट पर उन्हें वहाँ रोकना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि आप एक लीगल फैसिलिटेटर हो रादर देन कि आपको वो कल्प्रिट के जैसे ट्रीट करे और मिसबिहेव करे, कोई भी रूड चीज़ें करे। मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं जो अच्छे इस चीज़ को समझते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर कई बार ऐसे ऑफिसर्स भी आपको जो मिलेंगे जो आपको इस मिसबिहेवियर को जिनको आपको झेलना पड़ेगा, जिसको आपको पोलाइटली पॉइंट आउट करना चाहिए और अगर पोलाइटली पॉइंट आउट ना हो तो सीरियस एक्शंस लेकर भी और सीरियस इश्यूज क्रिएट कर कर भी इन्हें पॉइंट आउट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ऐसी जगह पर हमारे ऐसे बार एसोसिएशंस के जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपने सुना होगा फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए कि अभी हाल ही में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ जीएसटी की रेड हुई है और वो इसलिए हुई है कि उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस ऑफिसर की हायर अथॉरिटीज के पास कंप्लेंट फाइल की थी और रिसेंटली ऐसी हुई है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं और ऐसी कुछ चीज़ें होती रहेंगी, पर हमें अपने मुद्दे को, हमें अपने पॉइंट को, हमें अपने जो लॉ के पॉइंट्स है और लॉ के अपने अधिकार है उनको उनके सामने पूरे बल के साथ, पूरी इस श्योरिटी के साथ कि आप कानून जानते हैं और अपने अधिकार जानते हैं, उनके सामने रखना एक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस और सेफ्टी है मेरे हिसाब से। इससे पहले कि मैं आगे आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट करूं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहता हूं कि आप सब हम सब जो है जब ये ऐसे केसेस को डील करें तो अपने आप को एज अ स्ट्रांग रखकर डिपार्टमेंट के सामने आए। आइए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो बात होती है, जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है फेक इनवॉइस का, आफ्टर ऑल ये फेक इनवॉइस है क्या? क्या किसको कहते हैं फेक इनवॉइस? क्या जीएसटी के किसी भी लॉ में ये लिखा गया है कि फेक इनवॉइस क्या होता है? या जीएसटी में, सीजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में कहीं पर भी ये मेंशन्ड है कि फेक इनवॉइस का मतलब आखिरकार होता क्या है? अनफॉर्चुनेटली ये कहीं पर भी डिफाइन किया हुआ टर्म नहीं है कि फेक इनवॉइस क्या होता है। हालांकि आमतौर पर हम फेक किसको बोलते हैं? फेक यानी कि वो चीज़ जो जेन्युइन नहीं होती, फॉर्जरी होती है, या एक शैम होता है, मतलब कि धोखे से या खुद क्रिएटेड ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होता है। तो आप सोचिए कि जनरली जब ऐसे केसेस होते हैं तो उसमें ऐसा कुछ सिनारियो दिखता है क्या आपको कि अगर किसी पार्टी के यहाँ इंक्वायरी होती है और वहाँ ऐसे बिल्स मिलते हैं जो हमने खुद क्रिएट किए? बिल्कुल नहीं। ये तो वो बिल है जो हमें पार्टी से आया है, जिसका प्रॉपर एक फिजिकल कॉपी भी आपके पास रहता है। सेकेंडली जो जीएसटीआर 2A में भी रिफ्लेक्टेड रहता है, 2B में भी रिफ्लेक्टेड रहता है। तो फिर क्या इन्हें फेक इनवॉइस बोला जा सकता है? आई डाउट। बट ये एक टर्मिनोलॉजी है जो डिपार्टमेंट बनाकर चलता है और हमेशा इसी नाम से आपको घोषणा करता है कि ये तो फेक इनवॉइस है। बट क्या एक्चुअली में ये फेक इनवॉइस है? फेक इनवॉइस आखिरकार किसको बोलेंगे? कि जो मैंने, मान लीजिए कि मेरा नाम रमनदीप है और मैंने भाविक शाह के नाम का बिल खुद अपने कंप्यूटर पे बना लिया और अपने पास रख लिया कि भाविक शाह ने मुझे कोई माल बेचा और मैंने उसका बिल अपने कंप्यूटर पे बनाया, प्रिंट करके रख लिया। तो इस इनवॉइस को शायद अपन फेक इनवॉइस बोल सकते हैं, इस इनवॉइस को हम शैम इनवॉइस बोल सकते हैं। पर वो इनवॉइस जो भाविक शाह ने खुद मुझे इशू किया, उसके जीएसटीआर 2A में खुद आया है, क्या उसे फेक इनवॉइस बोल सकते हैं? तो आई डाउट, मुझे नहीं लगता। पर ये एक टर्मिनोलॉजी है जो शुरू से ये डिपार्टमेंट यूज करते आ रहा है और उसको कहता है कि ये फेक इनवॉइस है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कुल मिलाकर एग्जर्शन है, बहुत ज़्यादा इसे एग्जीक्यूट किया गया है, बढ़ाया गया है। डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये इनवॉइस है जिसमें कोई सप्लाई हुई नहीं है। इसका मतलब ऐसे इनवॉइस है, ये कहते हैं वो फेक इनवॉइस को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये वो इनवॉइस है जिसके तहत किसी भी सप्लाई को अंजाम नहीं दिया गया, बट केवल एक इनवॉइस काट कर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है जिसमें कोई सप्लाई वाला ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना माल आया है ना माल गया है,
केवल और केवल इनवॉइस जारी कर दिया गया है, सप्लाई ही नहीं हुई है। ऐसा ऐसा एक इंटरप्रिटेशन जो डिपार्टमेंट निकालती है उसको कहते हैं अपन फेक इनवॉइस। तो लॉ में ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी डिफाइंड नहीं है। तो फेक इनवॉइस का मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से वो इनवॉइस जिसमें कोई भी सप्लाई नहीं हुई है, ना माल आया है ना माल गया है, सप्लाई वाला काम हुआ ही नहीं है, सिर्फ एक बिल काट कर सब दे दिया गया और बिल काट कर ले लिया गया। ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। अब देखते हैं कि सेक्शन 16 क्या कहता है। 16 ऑफ जीजीएसटी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 16 बोलता है, जो कि आईटीसी का सबसे मूल आधार प्रोविजन है, और आप देखेंगे कि 80% से 90% केसेस जो है वो आईटीसी से रिलेटेड ही बन रहे हैं फेक इनवॉइस के, जो जिसमें डिपार्टमेंट ये कंटेस्ट करती है कि आपको इसका आईटीसी लेने का अधिकार नहीं है। और आईटीसी लेने का अधिकार क्यों नहीं है, इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 16 क्या कहता है और डिपार्टमेंट क्या कहती है। तो सेक्शन 16 क्या कहता है कि आईटीसी कब मिलेगा, जब आपके पास एक टैक्स इनवॉइस का पोजीशन होगा, डेबिट नोट का पोजीशन होगा जो किसी सप्लायर के द्वारा जारी किया गया होगा, जो कि एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है। नंबर 2, ये कंडीशन अभी अभी इसी बजट में ऐड हुई है, पर हाल फिलहाल में अभी तक जीएसटी एक्ट में नोटिफाई नहीं की गई है। अभी तक सेक्शन ये आ चुका है, पर इसकी एप्लीकेबिलिटी नोटिफाई नहीं हुई है, इसलिए अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। ये डबल ए प्रोविजन क्या कहता है कि इस इनवॉइस या डेबिट नोट की जानकारी सप्लायर द्वारा अपने आउटवर्ड सप्लाई में दी होनी चाहिए। आउटवर्ड सप्लाई मतलब जीएसटीआर 1 में, और ये कम्युनिकेटेड होना चाहिए रेसिपिएंट को। कैसे कम्युनिकेटेड होगा रेसिपिएंट को, तो वो होता है जीएसटीआर 2A और 2B। तो जो हम पहले ये केस बनाते थे ना डिपार्टमेंट ऑफिसर, और बोलते थे कि हम ये प्ली लेते थे कि लॉ में ऐसा कहाँ लिखा है, आप बताओ कि 2A में दिखना चाहिए या 2B में दिखना चाहिए या जीएसटीआर 1 में लिखना चाहिए। अब इस प्रोविजन को, इस पॉइंट को इन्होंने कवर करने के लिए डबल ए में डाल दिया गया। पर अब आप ये ध्यान रखिएगा कि इस अमेंडमेंट का मतलब ही ये हुआ कि आज तक ये प्रोविजन लॉ में नहीं था। आज तक ये प्रोविजन लॉ में नहीं था और अभी ध्यान में आने के बाद ये लाया गया है। तो इसका मतलब जब भी इफेक्टिव होगा, इसके पहले के जितने भी ऐसे केसेस बनाए गए जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि 2A में नहीं है और आपको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, वो विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ है, और ऐसे केसेस स्ट्रक डाउन हो जाएंगे। अभी तो एक बहुत अच्छी कोर्ट की रूलिंग भी आई है जो आज मेरे डेलिब्रेशन में कवर भी है, मैं उसको आज कवर भी करूंगा आपके साथ। तो ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, तो ये एक कंडीशन है। पहले हमने देखा कि इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन बोलता है कि 2A में दिखना चाहिए तभी मिलेगा। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन बोलता है कि ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। किसने रिसीव किया होना चाहिए, जिसने उसका आईटीसी लिया उसने उसको रिसीव किया होना चाहिए, क्या, गुड्स और सर्विसेज को। नंबर 4 ये बोलता है कि उस पे जो टैक्स चार्ज किया गया है वो एक्चुअली पेड होना चाहिए सरकार को, या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के द्वारा या कैश के द्वारा, वो पेड होना चाहिए। नंबर 5, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरा आप ध्यान से देखिएगा, रिटर्न फर्निश किया गया होना चाहिए। रिटर्न का मतलब यहाँ सेक्शन 39 के रिटर्न की बात की गई है। सेक्शन 39 का रिटर्न कौन सा होता है, वो जीएसटीआर 3B की बात होती है। और ही हैज फर्निश यहाँ किसकी बात हो रही है, ही मतलब कौन, सप्लायर और रिसीवर। आप पूरा सेक्शन 16 उठाकर पढ़कर देख लीजिए, ये सारी कंडीशन जो है वो कंडीशन रिसीवर के लिए है, यानी कि जो आईटीसी का क्रेडिट ले रहा है। तो आईटीसी का क्रेडिट लेने वाला बंदा कौन, जो रिसीवर है। रिसीवर ने अपना सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ रिटर्न फाइल करने की बात किसकी हो रही है, आप चेक कर लीजिए। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ही मतलब जिसको आईटीसी मिलने वाला है, रिसीवर की बात हो रही है। कई बार डिपार्टमेंट ये भी क्लेम करता है कि अरे वो आपके सप्लायर ने तो रिटर्न फाइल नहीं किया है इसलिए आपको नहीं मिलेगा। और एक्चुअली पेड वाले पार्ट में तो मैं आऊंगा, आपको डिटेल में केस स्टडी है उसके बाद पे आपको डिस्कस भी करूंगा ये सर। तो यहाँ पर भी जो रिटर्न फाइलिंग का प्रेशर आपको डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है कि सामने वाले ने आपका रिटर्न फाइल नहीं किया, तो वो है ही नहीं, वो कंडीशन ही नहीं है। सामने वाले ने रिटर्न फाइल करने की बात नहीं हुई है, एज अ रिसीवर को रिटर्न फाइल करने की बात हुई है। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। और नेचुरली मैंने क्रेडिट लिया अपने जीएसटीआर 3B में डालकर लिया है, तो वो उसमें दिख रहा है, वो मैंने डाला है तभी तो आपने नोटिस निकाला है मेरे अगेंस्ट में।
तो ये हमारा सेक्शन 16 कहता है। और डिपार्टमेंट जब आपके पास आता है तो वो ये बोलता है कि ये तो सप्लाई नहीं है। क्यों सप्लाई नहीं है? क्योंकि आपने ये नहीं किया। क्या नहीं किया? यू हैव नॉट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज। आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव ही नहीं किया, इसलिए आपको इसका आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर क्या, एक सवाल हमको पूछना पड़ेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव का मतलब क्या एक्चुअल डिलीवरी होना चाहिए? एक्चुअल डिलीवरी का मतलब कि माल मेरे दरवाजे आए, वहां रुके, और फिर मैं अपने माल को किसी थर्ड पर्सन के यहाँ डिलीवर करूं, तभी वो रिसीव्ड कहलाता है, तभी वो एक्चुअल डिलीवरी कहलाता है? या एक्चुअल डिलीवरी का करना जरूरी है क्या? कहीं लिखा है क्या लॉ में? आइए एक प्रोविजन के तरीके से देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, ये एक एक्सप्लेनेशन है जो इस प्रोविजन के नीचे दिया गया है, इस पॉइंट नंबर बी के नीचे दिया गया है। जरा इसको समझते हैं क्या कहता है। ये बोलता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस में बी सर्विसेज। ऐसा मान लिया जाएगा कि वो बंदे ने गुड्स रिसीव किया है, सर्विसेज रिसीव किया है। कब? when the goods are delivered by the supplier to recipient or any other person on the direction of such registered person। ऐसा मान लिया जाएगा कि सप्लायर ने जब गुड्स डिलीवर किया, किसको किया? टू अ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब लॉ में वो है जो कंसिडरेशन पे करता है। जो भी कंसिडरेशन पे करता है वो रिसीवर, रेसिपिएंट कहलाता है। तो बोलता है कि अगर रेसिपिएंट ने, सप्लायर ने डिलीवर किया गुड्स रेसिपिएंट को, या रेसिपिएंट ने जिस बंदे को बोला उसको दे दिया, तो भी वो एक्चुअली कहलाता है कि उसको माल रिसीव हुआ। और हम सब जानते हैं कि पूरे इंडस्ट्री में बिल टू शिप टू की प्रैक्टिस इसी तरीके से चलती है, जहां ये होता है कि मैं माल खरीदने वाला बंदा, रेसिपिएंट, डायरेक्टली अपने सप्लायर को बोलता हूँ कि ये माल इस मेरे डायरेक्शंस पे आप इस पर्सन को डिलीवर कर दीजिए। और इसीलिए लॉ में कहीं पर भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि माल मेरे दरवाजे आएगा और तभी मुझे आईटीसी मिलेगा। लॉ बोलता है कि अगर सप्लायर ने आपके पास माल ना आके डायरेक्टली उस पर्सन को डिलीवर किया, तो भी आप ऐसा माना जाएगा कि माल आपने रिसीव किया है। तो फिर हर जगह पर आप ये देखिएगा, ये क्यों डिपार्टमेंट इंसिस्ट करती आ रही है कि आपको एक्चुअल डिलीवर नहीं हुआ है माल, और एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुआ है। और हर जगह वो ये खोजते आ रही है कि आप हमको वे बिल की कॉपी दिखाओ। हर जगह ये खोजते आ रही है कि आप हमको ई वे बिल की कॉपी दिखाओ, एलआर रिसीट्स दिखाओ, तब हम मानेंगे कि ये माल डिलीवर हुआ। कई बार ऐसी संभावना है कि मुझे ऐसी चीज़ें रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आगे आपके साथ एक केस भी डिस्कस करूंगा, उसमें ये ऐसा नीड है भी। तो एक्चुअल डिलीवरी होना कहीं पर भी एक नेसेसिटी नहीं है। सेक्शन 16 में डला हुआ एक्सप्लेनेशन खुद ये बोलता है कि अगर हमने रिसिपिएंट के डायरेक्शन के हिसाब से माल किसी को डिलीवर किया है, और या तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हुआ है, तो वो भी एक वैलिडली रिसीट ऑफ गुड्स कहलाएगा, और वैलिडली उसमें ये ट्रीट किया जाएगा कि गुड्स उसने रिसीव किया है। तो इसी तरीके से तो ये सब काम करता है। ये बिल टू शिप टू मॉडल काम करता है, हाई सी सेल्स वाले मॉडल काम करते हैं, जिसमें माल ट्रांसपोर्टेशन में ही रहता है और ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के जरिए कई हैंड्स कई बार चेंज हो जाते हैं। क्या डिलीवरी एक्चुअल होना जरूरी है हर बार? क्या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का प्रोविजन नहीं है? ऑफ कोर्स है। हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठाकर देख लें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को उठाकर देख लें, जिसमें पूरे प्रोविजन है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के, बिल टू शॉप शिप टू मॉडल के, हाई सी सेल्स के। और जब ऐसे प्रोविजन लॉ में खुद मौजूद है, तो ये इंसिस्ट करना कि आप एक्चुअल डिलीवरी होने के प्रूफ दिखाओ किसी भी केस में, ये जस्टिफाइड नहीं है। और हमें इसे इसीलिए कंटेस्ट भी करना चाहिए जब उचित समय पर अगर हमें अथॉरिटी ये बोलती है कि आपने एक्चुअली माल रिसीव ही नहीं किया। कैसे? तो एक्चुअल माल रिसीव करने का कहाँ नीड है ये दिखाया जाए या प्रूफ किया जाए? ऐसी कहीं नीड नहीं है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम कैसे प्रूफ करें कि हमारा जो परचेज है वो जेन्युइन है और इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स भी हुआ है। तो ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बाय द सीरीज ऑफ सम एविडेंस, बाय द सीरीज ऑफ सम प्रूफ। जो क्या हो सकते हैं? टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। आपने अभी सेक्शन 16 में भी देखा, पहला ही पॉइंट ये कहता है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। जनरली ये एविडेंस इजीली अवेलेबल होता ही है सारे पर्सन के पास जो भी ये माल परचेज करते हैं।
नंबर 2, आपने उसको पेमेंट किया, ये होना चाहिए। पेमेंट कैसे प्रूफ करते हैं आप? उसको लेजर्स दिखाते हैं, बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं। और कैसे प्रूफ करेंगे ये जेन्युइन है कि नहीं? आप बोलते हैं कि ये सर जीएसटीआर 1 देख लो, सामने वाले ने अपना जीएसटीआर 1 में डाला है, इसी तरीके से ये हमारे जीएसटीआर 2 है और 2B में आ रहा है, आप ये चेक कर लीजिए। कुछ केसेस में जहां आपके पास ई वे बिल है अवेलेबल, आपने मूवमेंट कॉस्ट किया है, तो आप ई वे बिल की कॉपी भी आप सबमिट करते हैं, उनको ई वे बिल की कॉपी दिखा सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि ई वे बिल की कॉपी आपके पास हर केस में होगी, ये ज़रूरी नहीं है। और ई वे बिल की कॉपी नहीं होना इस बात का प्रूफ भी नहीं होगा कि मूवमेंट नहीं हुआ है ई वे बिल की, लेकिन कॉपी आपके पास मेंटेन करके रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आजकल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है। देखिए, हमारा टॉपिक है कि हमको प्रिकॉशंस भी डिस्कस करने हैं, और हमारे केस को अगर अगर हम किसी केस में हैं तो हमको डिफेंड कैसे करना है और प्रिकॉशंस क्या लेना है। तो प्रिकॉशनरी स्टेप्स ये है कि हम ज़रूर कोशिश करें कि आज किसी चीज़ में ई वे बिल अगर हमने बनाया हो या न बनाया हो, उसकी एटलीस्ट कॉपी हमारे पास अपन इंश्योर करके रखें कि वो हमारे पास रिकॉर्ड में है। वैसे ही एलआर रिसीट्स, लॉरी रिसीट्स, कंसाइनमेंट नोट्स की कॉपी जो जीटीए द्वारा इशू की गई है, उसकी कॉपी भी हम अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके रखें। इसके अलावा वेमेंट स्लिप्स की कॉपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एज अ प्रूफ ये साबित करती है कि वो माल कितना था, कितनी क्वांटिटी का था, उसकी वैल्यूएशन निकालने में फैसिलिटेट करती है। इसलिए वेमेंट स्लिप्स की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। जब माल किसी फैक्ट्री या किसी भी जगह अल्टीमेटली अनलोड किया जाता है, तो वहाँ उनका उसका जीआरएन बनाया जाता है, गुड्स रिसीट नोट बनाया जाता है। तो कोशिश करें कि वो गुड्स रिसीट नोट की कॉपी भी आपके परचेज के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वहाँ पर अवेलेबल हो। किसने उसको वेरीफाई किया, किसने उसको चेक किया। जनरली हर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ये एक हैबिट रहती है जहाँ पर गुड्स रिसीट नोट बनाया जाता है, तो वहाँ ये चीज़ें आप उस अपने साथ लगाई जाए। टोल रिसीट्स, फास्टैग की कॉपी। आजकल तो आपने देखा भी है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें लिंक कर दी गई है ई वे बिल के साथ। तो अगर ये संभव हो कि टोल रिसीट्स आपको मिल सके आपके ट्रांसपोर्टर से, तो आप उसकी कॉपी रखें, या अगर आपकी गाड़ी खुद जाती है डिलीवर करने के लिए, तो इसकी कॉपी ज़रूर कोशिश करें कि आप मेंटेन कर रहे हों। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा मैं हो सकता है ये एक ज़्यादा बड़ी डिमांड रख रहा हूँ, लेकिन हाँ, प्रिकॉशन के हिसाब से अगर आप ऐसा कर सके तो सीसीटीवी फुटेज जरूर कराएं। जहाँ पर भी माल आपका अनलोड होता है, वहाँ गाड़ियों का एक सीसीटीवी का कैमरा जरूर लगाएं। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने ये प्रैक्टिस चालू कर दी है, जो क्या करते हैं कि जहाँ माल अनलोड होता है, गेट पे आता है, जहाँ अनलोड होता है उसकी गाड़ी की फ़ोटो वो लोग उस पर वीडियो रिकॉर्ड होती है, वो स्टोर में भी रहती है। प्लस उस वीडियो फुटेज का वो लोग एक आजकल फोटो स्क्रीनशॉट टाइप का रहकर उसको सेव कर कर भी रखते हैं फोल्डर में, ताकि ये किसी एक एडवर्सिटी के टाइम पर यूज़ किया जा सके, कि जहाँ डिपार्टमेंट आपके सामने खड़े हो जाए कि अरे ये तो माल आपके पास आया ही नहीं है, वहाँ पर ये सारे सीसीटीवी फुटेज और स्क्रीनशॉट जो आपके हैं वो बहुत काम के रहेंगे और आप उसे जस्टिफाई कर सकेंगे। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा एक ज़्यादा लेवल ऑफ कंप्लायंस है जो हर कोई पॉसिबल नहीं है कर सके, पर अगर ये स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोग हैं, स्टील सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह हैं, अगर वहाँ ये प्रैक्टिस इजीली अडॉप्ट की जा सकती है, वहाँ ये कोशिश करें हम कि वहाँ ये स्टोर रहे, और जो स्टोर्स इंचार्ज है उनके पास ये सेफली रहे, तो ये एक बहुत अच्छा वैलिड प्रूफ हो सकता है दिखाने के लिए कि हमारे पास ये गाड़ियाँ आई हैं और ये माल हमारा अनलोड हुआ है। क्योंकि डिपार्टमेंट का तो कोई भरोसा नहीं है, वो पीछे से आपके सामने कोई ट्रेल लेकर आ जाएगी और ये बोलेगी कि इस बंदे ने स्टेटमेंट दिया, ये बंदा दिवालिया हो गया, ये बंदा ऐसा हो गया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और आपके पास तो माल आया ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे केसेस आप सुनेंगे कि मैं एक केस देख रहा था जिसमें एक बंदा ने सिर्फ ये कह दिया, सिर्फ ये बोला है कि हाँ मेरा कुछ माल जो है वो मैंने बिना बिल के खरीदा है। अगर ऐसे बंदे से के थ्रू आपके पास भी कोई माल आया है, तो डिपार्टमेंट हर आदमी के पास जा रही है और बोलती है कि आपका ही माल फेक है, बिना ये प्रूफ किए और जस्टिफाई किए कि कौन सा माल गलत था ये एस्टेब्लिश किए। वो बोलती है कि नहीं, हर माल जो इस बंदे के थ्रू गया है वो गलत है।
तो एटलीस्ट ऐसी जगहों पर आपके पास ये एक एडिशनली एविडेंस रहेगा प्रूफ करने के लिए कि हाँ नहीं नहीं, हमारा तो माल जेन्युइनली आया है, और सीसीटीवी फुटेज आपके पास मेंटेन रहेगा जो कि ये इस्टेब्लिश कर पाएगा कि ये माल जो है वो सही है। ये आपने सुना है कि अभी अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि ई वे बिल को इंटीग्रेट कर दिया गया है फास्टैग के साथ, आईएफडी रीडर्स के साथ, जीएसटी अथॉरिटीज के पास रियल टाइम ये डेटा जा रहा है कमर्शियल व्हीकल्स का, जिसमें कौन सा ई वे बिल जो आरआईएफडी रीडर्स पे है वो उससे लिंक कर कर कहाँ कहाँ से गुजरा, कहाँ कहाँ से उसका मूवमेंट हुआ, ये सब भी तैयार हो रहा है। और मैंने अभी, आपने हाल ही में सोशल मीडिया में देखा भी होगा, मेरे पास भी व्हाट्सएप के जरिए आया था कि जिसमें एक ऐसी कार्रवाई भी साउदर्न साइड, साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में हुई भी है, जिसमें ई वे बिल जो लिंक किया गया था फास्टैग के साथ वो ट्रैक हुआ कि उस मोमेंट से जहां से वो क्लेम किया गया वहां से वो गुजरा ही नहीं है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ आरआईएफडी रीडर्स के थ्रू, फास्टैग के थ्रू ये किया गया, और उसके अगेंस्ट अभी केस बनाया गया और उसको जस्टिफाई करने बोला गया कि आप प्रूफ कीजिए कि आपका गुड्स का मूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप ये सोच लीजिए कि डिपार्टमेंट के हाथ में अब ये भी एक हथियार है जिससे वो ये चेक करेगी, करते रहेगी कि आपका गुड्स का मूवमेंट एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है उस जगह से, और चेक करेगी कि ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। तो इसके लिए भी हमें कॉशन रखना है। आइए मैं आपके साथ एक छोटी सी केस स्टडी डिस्कस करूं जो कुछ इस प्रकार से है। वो क्या कहती है जरा चेक करिए। मैं ये बहुत ही एक रियलिस्टिक केस है, आप समझिएगा। एक मैन्युफैक्चरर है जो एक स्टेट वन में लोकेटेड है, और एक अल्टीमेट कंज्यूमर है जो स्टेट टू में लोकेटेड है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये मैन्युफैक्चरर जो है वो रायपुर का है, और अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो बैंगलोर में बैठा है। बैंगलोर में बैठे हुए बंदे को स्टील के किसी एक कंपोनेंट की ज़रूरत थी, तो उसने डायरेक्टली, उसको उसका कोई कांटेक्ट नहीं था रायपुर में, तो उसने वहीं के किसी ट्रेडर को अप्रोच किया और बोला कि मुझे यार 1000 टन का एक्स मटेरियल चाहिए, मुझे आप व्यवस्था करके दीजिए। तो अल्टीमेट कंज्यूमर स्टेट टू का ट्रेडर टू के पास आया और बोला कि ठीक है साहब, मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ, आपको ये दे दूंगा। ट्रेडर टू ने क्या किया, ट्रेडर टू की भी कोई डायरेक्ट पहचान नहीं थी, तो ट्रेडर टू ने जो रायपुर का ही ट्रेडर था उसको अप्रोच किया और बोला कि भाई साहब, मुझे ये 1000 टन माल चाहिए, आप मुझे अवेलेबल करा दीजिए। ट्रेडर वन ने कहा बिल्कुल साहब, हो जाएगा। ट्रेडर वन ने भी ऐसे ऐसा अपने तहत ऑर्डर ले लिया और इसे नोट कर लिया, और ट्रेडर वन अल्टीमेटली स्टेट वन में चले गए, मैन्युफैक्चरर के पास चले गए और कहा कि हमको ये 1000 टन चाहिए। मैन्युफैक्चरर ने कहा ठीक है साहब, हो जाएगा, हम दे देंगे आपको ये माल भी। अब ऐसे 1000 टन का ये ऑर्डर था। अपनी अपनी ट्रेडर वन और ट्रेडर टू ने अपनी कमीशन रखी। कमीशन मतलब ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डील है, अपना अपना उन्होंने मार्जिन रखा, 100 200 या 500 रुपए टन के हिसाब से मार्जिन रखा, और ये ऑर्डर आगे आगे पास करते गए। और आगे पास होने के बाद ये ऑर्डर अब अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर से है, और मूवमेंट देखिए डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर को ही होगा। इवन दो ऑर्डर का फ्लो कैसा हुआ, अल्टीमेट कस्टमर टू ट्रेडर टू, ट्रेडर टू से ट्रेडर वन, ट्रेडर वन से मैन्युफैक्चरर, और ऑर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे होगा, सीधा मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर के तरफ। इन दो ट्रेडर के पास तो माल आएगा ही नहीं, इनके दरवाजे रुकेगा ही नहीं। तो क्या ऐसे की सूरत में ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये ट्रेडर वन और ट्रेडर टू ने माल रिसीव ही नहीं किया और इनको इनका आईटीसी नहीं मिला जाएगा और ये बोगस फेक इनवॉइस ट्रीट कर लिया जाएगा? देखते हैं। और आपने एक खास बात ये भी देखी होगी कि आपको जनरली ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है जिसमें ट्रेडर वन या ट्रेडर बीच बीच की पार्टीज इन्वॉल्व है, जनरली ये लोग ऐसी कोशिश भी करते हैं कि ई वे बिल और बिल वगैरह के कंप्लायंस वो ऐसे बनाते हैं ताकि आइडेंटिटी को वो छुपा के रख सके, क्योंकि उनको डर रहता है कि कल को अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो बाईपास करके उनको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाएगा, तो हमारा तो कमीशन और हमारा जो बीच का मार्जिन है वो कट जाएगा। तो ऐसे कोशिश किए जाते हैं कि ई वे बिल या बिल के कंप्लायंस कुछ ऐसे किए जाएं जिससे कि आइडेंटिटी छुपी रहे। ट्रेडर वन चाहेगा कि उसको अल्टीमेट कंज्यूमर पता चल जाए, और ट्रेडर टू यही चाहेगा कि अल्टीमेट कंज्यूमर ट्रेडर वन को ना पता चले, मैन्युफैक्चरर को ना पता चले। और वही मैन्युफैक्चरर चाहेगा या ट्रेडर वन चाहेगा कि उसे अल्टीमेट कंज्यूमर पता चल जाए, जबकि वो उनको छुपाने की कोशिश करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ई वे बिल के प्रोविजंस को कैसे कंप्लाई किया जाएगा जिससे कि ट्रेडर वन मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी छुपा सके,
और ट्रेडर 2 अल्टीमेट कंज्यूमर की आइडेंटिटी को छुपा सके। आप सोच कर देखिए, ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा ये करना, कि ट्रेडर 1 जो चाहेगा कि मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी ना पता चले, और ट्रेडर 2 चाहेगा कि अल्टीमेट कंज्यूमर की आइडेंटिटी ना पता चले। एक तरीका जो मुझे जो जनरली लोग करते हैं वो क्या होगा, देखिएगा, ये मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर 1 खुद जाकर ई वे बिल बनाएगा अपने कस्टमर के नाम पे, जो इसका कस्टमर कौन है, ट्रेडर 2। यहाँ जाकर वो खुद ई वे बिल बनाएगा और लिखेगा कि बिल टू ट्रेडर 2, और ट्रेडर 2 को बोलेगा, ट्रेडर 2 जो रहेगा वो क्या करेगा, क्योंकि ये विद इन सेम प्लेस रहता है, जनरली सेम डिस्ट्रिक्ट रहता है, तो ट्रेडर 2 क्या करता है, अपने अपना बिल टू करवा लेता है और शिप टू एक एड्रेस देता है जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर का रहता है, उसके पिन कोड में डलवाता है, लेकिन उसका नाम कभी नहीं डलवाता, उसका पिन कोड कभी नहीं डलवाता। तो उसमें, सॉरी, उसमें नाम नहीं डलवाता, उसका एड्रेस और पिन कोड जरूर डलवा देता है, और इस तरीके से वो रूट करता है। तो एक ही ई वे बिल बनता है यहीं पर, जो ट्रेडर 1 बनाता है, और उसमें लिखा रहता है कि माल बिल टू ट्रेडर 2 जा रहा है, और शिप टू बोलता है कि इसके एड्रेस पे आप कर दो। तो इस तरीके से क्या होता है, माल मूव करता है और सीधा जाकर अल्टीमेट कंज्यूमर को आ जाता है। अब नेचुरली देखिए, अल्टीमेट कंज्यूमर तक जब माल पहुंचता है तो ट्रेडर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इसके दरवाजे तक वो माल पहुंचा के देना। दरवाजे तक माल पहुंचा के देता है तो ट्रेडर 2 उसको अपना इनवॉइस बना कर देता है, और उसे ई वे बिल की कॉपी नहीं देता। क्यों? अगर ई वे बिल की कॉपी देगा ट्रेडर 2 तो उसको पता नहीं चल जाएगा कि ये माल उसने ट्रेडर 1 से खरीदा है या मैन्युफैक्चरर से खरीदा, तो वो ई वे बिल की कॉपी नहीं देता, उसको बिल्टी या एल की कॉपी नहीं देता। और अल्टीमेट कंज्यूमर जो स्टेट 2 में बैठा है, इसके पास ना ई वे बिल की कॉपी है और ना ही एल आर या कंसाइनमेंट नोट की कॉपी है। तो इसका मतलब क्या, इस अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जो माल आया वो फर्जी हो गया, या उसने माल रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, ई वे बिल की कॉपी भी नहीं है और वो भी नहीं है। और जनरली हम देखते हैं कि ऐसे ही केसेस और सिनारियों में ऐसा होता है कि फिर डिपार्टमेंट ये इंसिस्ट करती है कि नहीं, आपके पास तो ई वे बिल भी नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने माल रिसीव किया, ये तो आपका बोगस परचेज है। यहाँ पर भी आकर वो यही बोलेगी, यहाँ पर भी आकर वो यही बोलेगी कि आपके पास तो वो है ही नहीं और बोगस है। एक मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए कि ट्रेडर 2 के यहाँ अगर वो रेड हुई होती भी है, और ट्रेडर 2 ये कन्फेशन भी कर लेता है कि हाँ, मेरी कुछ माल जो है वो मैंने सिर्फ मूवमेंट किया है और कुछ नहीं किया है, खाली बिल लिया है। इसका मतलब जो जेन्युइन परचेज हुई है अल्टीमेट कंज्यूमर के पास, वो भी वो हो जाएगी क्या, फेक हो जाएगी। जबकि अल्टीमेट कंज्यूमर का मूवमेंट हुआ है, उसके पास सब चीजें हैं, पर ई वे बिल की कॉपी नहीं है, कंसाइनमेंट नोट नहीं है, तो इसका मतलब ये बंदा क्या फेक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे केसेस को हमको डिफेंड करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। और यही सब इश्यूज आजकल हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी ये डॉक्यूमेंट्स बस मिसिंग है, इसका मतलब यही कंक्लूजन सीधा ड्रॉ कर लिया जाता है कि ये सारे केसेस जो है वो फर्जी हैं, इस पे गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हुआ है, और इनके पास ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और ये नहीं है। अब देखिए, ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है, माल आए का फुटेज है, और हम किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि हमारे पास वो गुड्स आया है, जीआरएन बना है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि मैं अगर आपको एक सजेशन देना चाहूँ, थोड़ा सा मैं एग्जरेट करूँगा इस प्रोविजन को, तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में अगर ये तीनों पार्टी आगे से अगर चाहें तो ये कर सकते हैं कि वो आइडेंटिटी भी छुपा सकते हैं, और ई वे बिल भी तीनों के पास रह सकता है। ऐसा किया जाएगा कि ट्रेडर जो है, ये ट्रेडर 1 जो है एक ट्रांसपोर्टर हायर करेगा, और ट्रांसपोर्टर को ये बोलेगा कि आप हमको माल का मूवमेंट कंटिन्यू ही रखिए, पर हमको अलग अलग जगह के लिए अलग अलग 3 एल बना कर दें, और 3 एल के अगेंस्ट में 3 ई वे बिल टाइम टू टाइम बनाए, और जिसपे हम 3 अलग अलग फिर वेमेंट बनाए और उसका कॉपी अपने पास रखे, तब जाकर ये इस्टेब्लिश होगा। तब जाकर एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हम ये कर सकते हैं, जो कई बार अल्टीमेटली अभी लोग कर भी रहे हैं, कि ऐसा दिखा देते हैं कि वो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, कि यहाँ तक माल आया, फिर यहाँ से एक जगह और गया, दूसरी जगह, तीसरी जगह गया, बट मूवमेंट हालांकि एक ही होता है, लेकिन वो 3 पार्ट में एल बनवा रहे हैं, उसकी 3 ई वे बिल जनरेट करवा रहे हैं, और इस तरीके से पूरा मूवमेंट करे, ताकि उनके पास वो जो ई वे बिल की कॉपी,
शिपमेंट की कॉपी, पेमेंट की कॉपी और कंसाइनमेंट नोट की कॉपी का एज अ प्रूफ उनके पास रहे। ऐसा किया जा रहा है जनरली, सिर्फ इसलिए कि ये जो हरासमेंट वाली जो अगर कोई ऐसा कोई क्लेम किया जाए तो आप उसको डिफेंड कर सके और ये जस्टिफाई कर सकें। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल ये जो फेक इनवॉइस के पॉइंट्स में जनरली ये सब जो हो रहा है, ये डील हो रहा है। अब आगे 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 एक इश्यूज और आ जाते हैं जो इंक्वायरी का आजकल बहुत अहम मुद्दा होती है। वो ये बोलते हैं कि अरे सेलर ने तो टैक्स ही नहीं पे किया, सेलर ने तो अपना 3B फाइल ही नहीं किया है, तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा आपका आईटीसी। जबकि आप मुझे अभी अभी हम एक सेक्शन 16 पढ़कर आए, सेक्शन 16 में लिखा है कि रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बाय द रिसीवर, 39 में करना है। हाँ, लेकिन वहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को मिल जाना चाहिए, चाहे वो आईटीसी के थ्रू मिले या कैश के थ्रू मिले, वो मिल जाना चाहिए। पर अब आगे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर सेलर ने टैक्स नहीं पे किया, मैं ये प्रूफ करता हूँ कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, मेरे पास माल आया है, मेरे पास बिल है, मेरे पास पेमेंट के प्रूफ है, तो क्या डायरेक्ट रिकवरी सीधा रिसीवर से की जाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इसके कई सारे केस लॉ अब हमारे साथ है। इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ एक प्रेस रिलीज भी है जो कि सीबीडीटी ने ही जारी की थी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद, जो 4 मई 2018 को हुई थी, जिसमें क्लियरली लिखा गया था कि कभी भी किसी भी रिसीवर से डायरेक्ट रिकवरी नहीं होगी। अगर पहले पूरे ये कोशिश और अटेम्प्ट किए जाएंगे कि जो सेलर है वो उसका भुगतान करे, वो उसका पेमेंट करे, तब अगर वहाँ से कोई रिकवरी नहीं हो पाती और वहाँ अगर ऐसा साबित होता है कि ये पूरे बोगस केस है, क्लेडेस्टाइल रिमूवल है, तब जाकर ही डायरेक्ट रिकवरी वाले केसेस बनाए जाएंगे, डायरेक्ट रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट रिकवरी कभी भी डायरेक्टली रिसीवर से नहीं हो जाएगी। अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी अभी रिसेंटली बाल्को का केस हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगा है, जिसमें भी ये सिमिलर केस है, जिसमें ये एस्टैब्लिश हुआ है कि सेलर ने अगर पे नहीं किया तो डायरेक्ट रिकवरी नहीं की जा सकती, और कोर्ट ने इस पर अभी स्टे दिया है, इनका ऑर्डर आना बचा हुआ है। अभी अगस्त में ही उनकी हियरिंग है, रिसेंटली अभी फर्स्ट वीक में। वी आर वेरी होपफुल कि एक बहुत अच्छा जजमेंट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी आए, इन लाइन विद जो मद्रास हाई कोर्ट में जजमेंट आया था बीथल एंटरप्राइज, जो मैंने इसके जस्ट नीचे आपके सामने लिखा है। और बीथल एंटरप्राइज का केस अपन इन डिटेल, इन दोनों केस को अपन इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे एट द लेटर स्टेज ऑफ टाइम। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन सारे केसेस में, अराइज इंडिया केसेस दिल्ली हाई कोर्ट में जो सबसे पहला जजमेंट आया था, इन सब केस में ये बोला गया है कि आप सेलर से डायरेक्ट रिकवरी नहीं कर सकते। आप पहले जिसने आपने सेल सॉरी रिसीवर से डायरेक्ट रिकवरी नहीं कर सकते, पहले आपको सेलर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि रिसीवर ने तो पूरा पेमेंट कर दिया है, टैक्स उसको पे कर चुका है, और आपने बिना उससे रिकवरी किए बिना आप सेलर के पास आ गए। तो दिस इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये अक्सर ये भी हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट इस केसेस में भी इंक्वायरी कर लेता है। तो वी हैव वेरी गुड डिफेंस अवेलेबल। ये सब जो केसेस आपके सामने हैं, प्रेस रिलीज आपके सामने है, पुराने लॉ वैट लॉ में भी ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, और अब तो जीएसटी लॉ में भी हमारे सामने ऐसे केसेस आ चुके हैं। तो लेट्स बी होपफुल कि ऐसे केसेस अब हमको परेशान नहीं करेंगे। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेफ्टी और प्रिकॉशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है, कि कई बार ना हम लोग अभी जब जीएसटी रीजीम से हालांकि हमको आए 4 साल हो चुके हैं, 4 साल कंप्लीट होने को आ गए हैं, पर हम अभी भी शायद कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ओवरलुक करते चल रहे हैं जिनका कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है हमको, और वो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। जीएसटी लॉ ने हमको बोला हुआ है कि कुछ रिकॉर्ड हमको मेंटेन करके चलना कंपलसरी है, और अगर ऐसे रिकॉर्ड्स हम मेंटेन नहीं करते तो इनफैक्ट ऑफिसर्स कुछ एक ऐसा प्रिजम्पशन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो, बहुत ही ज़्यादा घातक हो। तो इसलिए पहले तो हमें खुद समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो हमको मेंटेन करनी है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक्साइज के टाइम पर प्रैक्टिस नहीं करते थे, या एक्साइज के टाइम की प्रैक्टिस करते थे, तो शायद कुछ ऐसे परिवर्तन आ चुके हैं लॉ में, जो इम्पोर्टेंट चेंज आ चुके हैं, जो अभी भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा।
वो चीज़ें समझना जरूरी है कि अब लॉ हमको क्या बोलता है कि क्या चीज़ हमको रिकॉर्ड करके चलनी है, क्या मेंटेन करके चलना है, ताकि अगर आपके पास ऑफिसर्स कोई पहुंचे इंक्वायरी के टाइम पे और आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे या रिकॉर्ड मांगे तो वो आपके पास वेल अवेलेबल हो। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं होगा या आपके पास कोई चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन्ड ही नहीं है तो आप अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे प्रॉपरली। और फिर तो वो फ्री है कि वो कोई भी प्रिजम्पशन ड्रॉ करे और आपको परेशान करे। तो इसलिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें आपको मेंटेन करके चलनी आइए उसकी फटाफट एक बात करें। सेक्शन 35 जो है वो सेक्शन 35 जो है वो क्या, वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड बात करता है। क्या क्या रिकॉर्ड हमको मेंटेन करने चाहिए। वो बोलता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ये सारी चीज़ें ट्रू एंड करेक्ट ये मेंटेन करके चलना है। कहाँ मेंटेन करने बोलता है, प्रिंसिपल प्लेस पे, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस आपके रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्डेड है। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो जो आप चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके पास क्या इनवर्ड और आउटवर्ड आया गुड्स एंड सर्विसेज का, क्या स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन है आपके पास, स्पेसिफिक इसका फॉर्मेट दिया हुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बाद। और कंपोजिशन के अलावा ये हर बंदे को मेंटेन करना ज़रूरी है। आज कई भी ऐसे हमारे ट्रेडर्स भाई हैं या स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर्स लोग हैं जो इन सारी चीज़ों का स्टॉक मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। और कल चलकर अगर उनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये इस्टेब्लिश करना कई बार ये मुश्किल हो जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है और कहाँ कंज्यूम हो रहा है। इसलिए ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेलेबल किया आपने, कितना अवेल किया, इसका आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या आउटपुट टैक्स आपने पे किया, पेएबल है, वो होना चाहिए। और ऐसे रिकॉर्ड्स जो आपने आपको और बोले जाएंगे वो भी आपको बोला गया है। देन इसके बाद एक प्रोविजन है जो ये बोलता है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रेमाइसेस है जहां आप जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला हुआ है वहां आपको आपको उस जगह के रिकॉर्ड्स आपको वहां पर मेंटेन करने जरूरी है, वहां पर रखने जरूरी है। अब आप सोचिए, कई बार हमारी एडिशनल प्लेसेस हैं जो हमने रखी हुई है, जीएसटी के रिकॉर्ड्स में डाली हुई है, रजिस्ट्रेशन में मेंशन्ड है, पर ऐसी जगहों पर खाली हमारा माल स्टोर है, वहाँ कोई बंदा अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ वहाँ अपने गोडाउन में ताला लगा के रखा हुआ है, पर उससे रिलेटेड वो रजिस्टर वहाँ है ही नहीं, वो रिकॉर्ड वहाँ है ही नहीं जिसमें वो इनवर्ड और आउटवर्ड कब और कैसे और कितना हो रहा है वो डिटेल है ही नहीं। कल चलकर डिपार्टमेंट आपसे आपको इस नॉन कंप्लायंस के लिए बुक कर सकती है और आपको पेनलाइज कर सकती है। इसलिए ये एक प्रैक्टिस डेवलप करें कि एटलीस्ट अगर आप वहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते तो एक रजिस्टर मेंटेन करने की सुविधा वहाँ हो जिसमें क्या इनवर्ड हो रहा है और क्या आउटवर्ड हो रहा है वो उस सेपरेट जगह पर वहाँ मेंटेन हो। अभी तो ऐसा भी मैं देख रहा हूँ कि लोग कहीं पर भी आसपास अपना गोडाउन ले लेते हैं और वहाँ माल स्टोर करना चालू कर देते हैं विदाउट, जबकि वो आपके रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर तक नहीं है। ऐसे ऐसे गोडाउन पे अगर कल चलकर माल आपका पकड़ाता है और मिलता है तो बहुत घातक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस स्लाइड के बाद में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला था कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा स्टॉक मिलता है जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं पाया जाता है 35(1) के तहत, तो इस लॉ में क्लियरली मेंशन्ड है, ऐसा बोला गया है कि प्रॉपर ऑफिसर ऐसा मान लेगा कि आपने वो गुड्स को सप्लाई कर दिया है और आपके अगेंस्ट में सेक्शन 73 74 की कार्रवाई की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपके यहाँ इंक्वायरी हुई और आपका फिजिकल स्टॉक टेकिंग हुआ, ऐसा दिखा कि आपके पास बुक्स में स्टॉक 1000 टन का है और जब एक्चुअल काउंटिंग हुई तो वो आपका 500 टन ही मिला या 300 टन मिला। तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट क्या प्रिज्यूम करेगा कि आपने जो डिफरेंस है वो सेल कर दिया और आपके अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आपने वो टैक्स चोरी करने का प्रयास किया। फिर बोलते हैं कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास मेंटेन होने चाहिए, इनवॉइस की कॉपी, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, ये सब कुछ आपके पास मेंटेन होने चाहिए। स्टॉक मेंटेन होना चाहिए किस फॉर्मेट में, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट, सप्लाई, क्या गुड्स लॉस्ट हुए, स्टोल हुए, डिस्ट्रॉय हुए, डिस्पोज ऑफ हुए, फ्री सैंपल, बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक। और ये सब रॉ मटेरियल के लिए भी करना है, फिनिश गुड्स के लिए भी करना है, स्क्रैप के लिए भी करना है, वेस्टेज के लिए भी करना है। देख हमको समझना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या हमारे क्लाइंट वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका माल कहीं और स्टोर्ड पाया गया जो आपका वो डिक्लेयर नहीं था जगह, ऐसा मान लिया जाएगा कि वो गुड्स आपने सप्लाई कर दिया अगर आपके पास उसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट क्रिएटेड नहीं है। वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब
कि अगर आपने वो यहाँ स्टोर करके रखा है उसका कोई प्रूफ नहीं है, या डिलीवरी चालान बनाया नहीं है, या वो आपका ट्रांसपोर्टर के पास आपने भेजा है उसका आपने कोई डिलीवरी चालान ही नहीं बनाया, तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और आपने कहीं पर भी माल स्टोर करके रखा हुआ है, तो आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको कोई टैक्स चोरी करना है, आपने बुक्स में रिकॉर्ड भी किया पर आपने उसको स्टोर करके रखा है, तो ऐसा डिपार्टमेंट प्रिज्यूम कर लेगी कि वो आपने सप्लाई किया है और आपके ऊपर केस बिल्टअप कर देगी। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, अपने अपने क्लाइंट्स को हमें ये गाइड करना पड़ेगा कि अगर आप कहीं पर भी माल स्टोर करके रख रहे हैं, तो आपको ये करना ज़रूरी है कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन में उसको डिक्लेयर करके रखना ज़रूरी है। मेरी शायद स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं 1 सेकंड में उसे कनेक्ट कर लेता हूँ। कोई कंफर्म कर दीजिए, मेरी स्क्रीन अब दिख रही है प्रॉपरली? दिख रही सर, दिख रही है। ओके ओके। सर, या तो ये कुछ अकाउंट से रिलेटेड पॉइंट है जो हमको मेंटेन करके रखने हैं, जिनका हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि अगर अगर एक बार के लिए ऐसा मान लिया जाए कि डिपार्टमेंट जो आकर आपके सामने हमेशा बोलते रहता है कि ये तो कोई सप्लाई ही नहीं है, आपने गुड्स रिसीव ही नहीं किया, और आपने आपने कोई गुड्स रिसीव ही नहीं किया, आपने कोई सप्लाई हुई ही नहीं, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है। एक बार के लिए ऐसा मान ले कि डिपार्टमेंट जो बोल रही है उसको वो सही है, तो ठीक है, वो बोलती है, डिपार्टमेंट आपके पास आके बोलती है कि आपका कोई सप्लाई नहीं है, आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आप अपना आईटीसी रिवर्स कर दीजिए। अगर ऐसा बोलती है, तो क्या डिपार्टमेंट हमको ये बोल सकती है कि आप जो आउटवर्ड लाइबिलिटी दिखाए हैं वो सप्लाई है और उस पर आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा? क्या डिपार्टमेंट ये दो स्टैंड एक बार में ले सकती है कि वो ये बोले कि आपका जो इनवर्ड है वो तो फर्जी है, लेकिन जो आपने आउटवर्ड किया वो सही है, और आपको आउटवर्ड में जो आपने टैक्स पे किया वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो सही है, और आपका इनवर्ड जो है वो गलत है? आप एक ट्रेडर एंगल से सोचिए, जब आप अगर मेरे ऊपर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कंटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, या आप एक कंक्लूजन पे पहुंच ही चुके हैं कि मेरा जो माल रिसीव हुआ ही नहीं है, वो कोई सप्लाई ही नहीं है, वो फेक इनवॉइस है, मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी यानी जो माल मैंने सप्लाई किया है उसको आप रियल ठहरा दोगे और उस पर आप लाइबिलिटी वसूल लोगे और मेरा आईटीसी भी रिवर्स करा दोगे? क्या ऐसे दो स्टैंड डिपार्टमेंट ले सकता है? रिवर्सल ऑफ आईटीसी के लिए कुछ और लाइबिलिटी पे कराने के लिए कुछ और? ऐसे ऐसे ये दो स्टैंड मेंटेन कर सकता है डिपार्टमेंट? अगर हम एक बहुत ही जनरल लेवल एक थिंकिंग से सोचे, जिसको लॉ की बेसिक जानकारी भी हो, तो ये बोलेगा कि ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक कंटेंशन को एक बार ले सकते हैं, दो बार थोड़ी ले सकते हैं, कि आपकी आईटीसी भी रिवर्स होगी और आपका आउटवर्ड भी पे होगा। ऐसा करना कितना जायज़ और कितना लीगल है? और माफ़ कीजिएगा, पर इसी तरीके से आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट क्या क्या स्टैंड लेती है कि सबका आईटीसी भी रिवर्स करना है और सबका आउटवर्ड टैक्स भी बराबर है, वो लेना है, तो सबको वो रिवर्सल कराते आती है। और इसीलिए तो अगर मान लीजिए कि 5 करोड़ का आईटीसी या लाइबिलिटी 5 हैंड्स में एक्सचेंज होता है, तो डिपार्टमेंट बोलती है कि हमको 25 करोड़ रुपए वसूलना है। 5 करोड़ नहीं बोलती, 25 करोड़ रुपए वसूलना है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े फिगर्स 300-300 400-400 करोड़ के, 500-500 करोड़ के रिपोर्ट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल चेन होकर आगे बढ़ती है और वो इस तरीके से वो मल्टीप्लाई होते जाता है जितने नंबर ऑफ यूजर से जाता है। पर आप एक्चुअली और लॉजिकली सोच कर देखिए कि क्या ये पूरा 25 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी, या अल्टीमेटली शुरू से लेकर आखिरी तक जो वो चेन में गया है वही तो आफ्टर ऑल वो रिपीट हो रहा है, वही तो चीजें वहां हो रही है। और जब आप एक बार बोलते हो कि एक फर्स्ट हैंड में ही वो सप्लाई नहीं है, तो क्या वो आखिरी तक वो आउटवर्ड सप्लाई आप बिल्ट अप करते आओगे केसेस को? तो इसी तरीके से ये डिपार्टमेंट चलती आती है और वो बोलती है कि हम तो पांचों हैंड में आईटीसी का रिवर्सल कराएंगे, पांचों हैंड में आउटवर्ड टाइप लाइबिलिटी को जेन्युइन ठहराएंगे, जो कि कहीं भी फेयर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है आगे चलकर जो टाइम आएगा जिसमें हम एक्चुअली देखेंगे, जब ये एडजुडिकेट होने जाएगा, तो समझ में आएगा कि वो जो 25 करोड़ का केस है वो केवल 5 करोड़ का रह जाएगा। वो केसेस में एक बार मान भी ले जहां इश्यूज है, तो 5 करोड़ का ही रह जाएगा, और सभी से रिकवरी करना तो पॉसिबल ही नहीं है, सभी से रिकवरी की करना जायज ही नहीं है। मैं इस बात को एग्री करूंगा कि अगर ऐसे कोई कल्प्रिट पाए जाएंगे तो उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी, प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, पर पांचों से टैक्स वसूली किया जाएगा, ये तो संभव नहीं है।
तो एट द टाइम टू बी टेस्ट, अभी लॉ जैसे जैसे आई इस ये कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स में जाएगा तो ये समझ में आएगा कि किस तरीके से होगा। पर ये बहुत क्लियर है कि एक ही चीज के लिए दो अलग अलग स्टैंड्स लेना डिपार्टमेंट का, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे ही मैं आप एक केस लॉ आपके साथ डिस्कस करूंगा जो वेल टैक्स से रिलेटेड है, जो मैंने यहाँ कोर्ट भी किया हुआ है, जिसमें एक एक ऑफिसर ने ये कहा कि हम टैक्स पर्पस के लिए एक एसेट्स को इंक्लूड करेंगे, जबकि जब असेसी ने बोला कि ठीक है साहब अब आप इंक्लूड कर रहे हो तो आप ये कंसीडर कीजिए कि इस पे ये एग्जम्पशन भी अलाउड है। तो उन्होंने एग्जम्पशन कंसीडर नहीं किया लेकिन एसेट्स को इंक्लूड कर लिया। और उनका कंटेंशन क्या था मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि असेसी ने उसको खुद से डिक्लेयर किया वेल टैक्स पर्पस के लिए और उस पर एग्जम्पशन क्लेम किया। तो उन्होंने एसएससी ने क्लेम किया और एग्जम्पशन उन्होंने क्यों डिनाई कर दिया कि वो एसेट्स जो है उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। तो तो कोर्ट ने बोला कि जब आप ये स्टैंड ले रहे हो ये पर वेल टैक्स पे करने के लिए कि ये एसेट इस बंदे का है, तो आप एग्जम्पशन देने के लिए ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि एग्जम्पशन नहीं मिलेगा इसको। दो कॉन्ट्राडिक्टरी कंटेंशंस आप नहीं ले सकते। ये डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियरली पॉइंट आउट किया इस पर्टिकुलर केस में, जो आज भी बहुत रिलेवेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और ऐसे बहुत सारे केसेस और भी मिल जाएंगे। फिर मैं आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस करूं कि अगर मानूं कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो जेन्युइन नहीं है या इसमें कोई इश्यूज हैं, तो क्या डिपार्टमेंट फुल टैक्स रिकवरी सबसे कर सकती है या केवल जो मैंने वैल्यू एडिशन किया या मेरा जो पॉइंट है उसी पे रिकवरी की जा सकती है। हम इनकम टैक्स के ऐसे कई सारे जजमेंट्स का सहारा ले सकते हैं जो ये बोलती है कि अगर बोगस परचेज वाली कोई चीज़ें वहाँ सामने आती भी है तो केवल जो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं वो जीपी पे हो सकते हैं या जो वैल्यू एडिशन है उस पे हो सकते हैं। ऐसे आप पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन बोगस परचेज को आप इनकम ट्रीट नहीं किया जा सकता। सेम इज द केस, सेम लॉजिक्स या सेम चीज़ों को अगर हम इस ऐसे केसेस में अप्लाई करें तो वो वेल होल्ड करेगी आज भी अगर हम डिस्कस करें तो। टू द टाइम टू बी टेस्टेड, ये सारे कंटेंशंस हमको जब भी हम रेस करें डिपार्टमेंट के सामने अपने पॉइंट्स को ज़रूर रखें ऐसे ऐसे इश्यूज को। फिर एक बहुत कॉमन चीज़ आपके सामने आती है वो ये है कि आपके पास जब भी इंक्वायरी लेकर ऑफिसर पहुंचता है आपके दरवाजे तो बोलता है कि आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है। और सबूत क्या है कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दिया है या किसी ट्रांसपोर्टर ने स्टेटमेंट दे दिया है जो ये उसने कहा मान लिया है, उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैं तो सारी चीज़ें फर्जी करता हूँ, ऐसा ऐसा उसने मान लिया है। और आपको ये बोलकर प्रेशराइज कर दिया जाता है कि ये स्टेटमेंट है हमारे पास, अब आपको तो ये डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, आपको ये परेशान करना ही पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा। और हमारा जो क्लाइंट रहता है वो अपनी हिम्मत वहीं हार जाता है और वो उस प्रेशर में आकर कई बार वो चीज़ें डिक्लेयर भी कर देता है, जबकि जेन्युइन भी चीज़ें रहेंगी तो वो डिक्लेयर कर देता है। या इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो बोलता है कि पीछा छुड़ाओ भैया और डिक्लेयर रिवर्स करके क्रेडिट मुक्ति पा लेता है। पर हमको यहाँ पर एक सेक्शन का इम्पोर्टेंट इस्तेमाल करना पता होना चाहिए जो है सेक्शन 136 जो जीएसटी लॉ में मेंशन्ड है। सेक्शन 136 देखिए क्या कहता है कि एनी स्टेटमेंट मेड एंड साइंड बाय अ पर्सन ऑन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ समन इशूड अंडर सेक्शन 38 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी एंड प्रोसीडिंग शैल बी रिलेवेंट। कब रिलेवेंट कहलाएगा? For the purpose of proving any prosecution for an offense under this act, the truth of fact which it contains, when person who made statement is dead, cannot be found, incapable, kept out of the way by the adverse party, or whose presence cannot be obtained. आप इस पढ़कर देखिए इस सेक्शन को। लॉ बोल रही है कि इस थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट को रिलेवेंट तब मानेंगे किसी भी प्रोसीडिंग्स में, कब? जब ये 5 कॉन्टीजेनेंट सिचुएशन होगी। 5 कॉन्टीजेनेंट सिचुएशन कौन सी? बंदा मर गया है तब हम मानेंगे, मतलब स्टेटमेंट दिया और अब वो बंदा मर गया है तो हम इस स्टेटमेंट को रिलेवेंट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बंदा मर गया है, मिल ही नहीं रहा है, तीसरा इनकेपेबल हो गया है या दूसरी पार्टी ने उसको छुपा के रख लिया, या पांचवा वो पर्सन जो है उसको कोर्ट के सामने लाया नहीं जा सकता। तब अगर ये 5 सिचुएशन नहीं हो तो उसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, बिना बिना कि आप बिना उसके कि हम उसको क्रॉस ट्रायल ना हो कि वो कोर्ट में आकर ऐसा स्टेटमेंट दे प्रॉपरली।
क्योंकि सब जानते हैं कि जब भी ऐसी इंक्वायरी या समन की जाती है तो आदमी के ऊपर कितना प्रेशर बनाया जाता है, कितना कोरेशन क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए एक अनफेवरेबल सा एटमॉस्फेयर रहता है। हम सब सीपीसी एक्ट को भी जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में वो भी कहती है कि पुलिस ऑफिसर के सामने, किसी भी अधिकारी के सामने जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो वैलिड नहीं कहलाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, अनटिल एंड अनलेस कि वो बंदा कोर्ट में आकर ये एक्सेप्ट करे कि हाँ ये जो स्टेटमेंट उसने दिया है वो सही है या नहीं है। और फिर हमारे जीएसटी लॉ में लिखा है कि ये 5 सिचुएशन अगर है तो ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, या तो वो 5 स्टेटमेंट ये दे, ये 5 ये सिनारियो है, और या वो विटनेस आए, कोर्ट में आए और वो गब्बर उसे एडमिट करे कि हाँ ये इंटरेस्ट वो उसी ने दिया और उस सरकमस्टेंस में दिया। तो हमें घबराने की जरूरत ही क्यों है जब हमारे साथ 136 मौजूद है। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ही जजमेंट क्लेम करूंगा हाईटेक एब्रेसिव में, जिसमें लिखा है कि मियर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट इनफ, डिपार्टमेंट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा उसके लिए कि ये इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस है कि नहीं है। इसका मतलब कि अगर किसी बंदे ने कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया उस आधार पर सीधा आप कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा और कुछ एविडेंस इकट्ठा करने पड़ेंगे जिससे ये साबित हो सके कि ये जो बोल रहा है बंदा वो सही है कि भी नहीं है। अगर मैं किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी गवाही दे दूं, उस आधार पर उस पर कोई कार्रवाई हो जाए बिना ये अप्लाई किए माइंड की उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर ऐसा एविडेंस है कि नहीं, ये देखे। तो कोर्ट ने ऐसा बहुत क्लियरली बोला है, जीएसटी लॉ में ही बोला है। तो इस कोर्ट ने ये भी कहा, इसीलिए तो सेक्शन 136 बनाया गया है जिसमें बोला गया है कि ये 5 कॉन्टीजेंसी के अलावा आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। पूरी अगर आप इसे वायलेट करते हैं तो पूरी प्रोसीडिंग जो है वो अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाएगी, जो लॉ प्रोसीजर्स है उसका नॉन कंप्लाइंट किए बिना वो हो जाएगी। तो कभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये क्लेम करें कि हमको तो कि इस पार्टी ने जो, आप सीधा ये क्लेम करें कि ये पार्टी जो है वो गलत बोल रही है, हम इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते हैं और हम इसे क्रॉस एग्जामिन करेंगे कोर्ट में, हम इसका एविडेंस को देखेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। ऐसे ही कल को डिपार्टमेंट आकर बोलती कि नहीं हमको तो आपके अगेंस्ट पे कोई डॉक्यूमेंट मिला है किसी थर्ड पार्टी के पास या ट्रांसपोर्टर मिला है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर हम आपके ऊपर ये केस करते हैं या चार्ज बनाते हैं, तब क्या। तो सेक्शन 144 है जो जीएसटी लॉ में है, हालांकि थोड़ा सा ये अगेंस्ट में है पर देखते सेक्शन 144 क्या बोलता है। 144 बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके अगेंस्ट पाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा कि कोई सीज किए हुए डॉक्यूमेंट के द्वारा, सॉरी अगर प्रोड्यूस किया जाता है या सीज किया गया या किसी की भी पर्सन से रिसीव किया गया आउट ऑफ इंडिया से, तो such document is tendered by the prosecution is evidence against him, any person who is tried jointly, the court shall, court क्या presume करेगी, court will presume कि वो सही है until and unless the contradictory is proved। इसका मतलब कि आपके पास ये अधिकार है अभी भी कि वो डॉक्यूमेंट को आप गलत साबित कर सकते हैं। कैसे साबित कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस देकर। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट मिल गया उससे साबित हो गया कि बस आप ही गलत हो। आपको आप साबित कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट गलत है और इसके लिए आप ये सवाल उठा सकते हैं कि वो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है जिसके अगेंस्ट है, वो उसकी कॉपी उसको अवेलेबल कराई जाए ताकि आप उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सको, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सको। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ अगर नहीं होता तब कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि उसमें सही लिखा है, कि वो उसमें आपके सिग्नेचर है, वो आपकी हैंड राइटिंग में है। अगर उसमें स्टैम्प या आपके सिग्नेचर नहीं भी है तो भी कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि वो आपका है। पर कोर्ट ये बोलती है कि अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूफ, आपके पास ये अधिकार तो है ना कि आप ये कॉन्ट्रडिक्टरी प्रूफ करा सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सेक्शन 24 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो ये बोलता है कि किसी भी कन्फेशन को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इररिलेवेंट माना जाएगा जो कोर्ट में कन्फेशन नहीं होगा, जो कि अगर जो कि ऐसा पाया जाता है कि वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या किसी भी लालच के अभाव में दिया गया है, वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, वो इररिलेवेंट ट्रीट किया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपके सामने एक पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का भी जजमेंट कोट करता हूँ जो कि एक्साइज के टाइम का है, जो कि एक्साइज में एक सेक्शन हुआ करता था 9D का, जो सेक्शन 136 जैसा ही है जो अभी अपन ने डिस्कस किया। उसमें कोर्ट ने खुद लिखा है इस जजमेंट में कि हम जानते हैं कि DRI की टीम जब आती है या DGGI की टीम जब आती है
तो वो इतना प्रेशर आप पे बिल्ड करती है कि आप मजबूरी में कई बार ये स्टेटमेंट दे देते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट दे देते हैं। और इसीलिए तो ये सारे सेक्शन जो 136 जैसे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आपने ये स्टेटमेंट किसी भी दबाव या किसी भी प्रेशर में दिया जाए तो उसको आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, और उसे आप अल्टर कर सकते हैं, उससे आप अलग हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी रिलेवेंट इन सारे केसेस में। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट एक और चीज़ बोलता है कि जब बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, कौन ये प्रूफ करेगा कि एविडेंस सही है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है हमेशा से ही उस बंदे के ऊपर रहेगा जो ये बंदा स्थापित करना चाहे कि ये जो जो उसके ऊपर रिलाय करना चाहे। तो डिपार्टमेंट क्या करती है, कौन रिलाय करना चाहता है कि ये स्टेटमेंट सही है, या स्टेटमेंट जो उसने दिया या ये डॉक्यूमेंट जो दिया वो सही है, ये डिपार्टमेंट करना चाहती है। और कोर्ट को ये स्टैब्लिश करने के लिए, कोर्ट में किसी के अगेंस्ट प्रूफ करने के लिए वो डिपार्टमेंट ही प्रस्तुत करती है कि उस पर विश्वास करे कोर्ट। तो वो सही है कि नहीं एविडेंस, इसका बर्डन किसके ऊपर रहेगा, डिपार्टमेंट के ऊपर ही रहेगा। बट क्या डिपार्टमेंट के ऊपर ही सारा बर्डन है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 155 जो है जीएसटी एक्ट का, उसने एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखी है। वो कहती है कि एनी पर्सन हु क्लेम्स एन आईटीसी टू बी एलिजिबल, केवल आईटीसी के लिए, उसके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो जो क्लेम है वो सही है। तो आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 16 की कंडीशन यहाँ स्टैब्लिश करनी है। ये बोलता है कि सेक्शन आईटीसी के लिए हमारे जीएसटी लॉ में सेक्शन 155 डाला गया है। बोलता है कि जिस बंदे को आईटीसी लेना है, मुझे लेना है, वो ये स्टैब्लिश करेगा कि उसे ये आईटीसी मिलनी चाहिए। तो मेरे पास तो सेक्शन 16 को कंप्लाई करने के सारे प्रोविजन के प्रूफ है, मैं तो दे देता हूँ। अब डिपार्टमेंट प्रूफ करे ये स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे वो मेरे अगेंस्ट केस बना रही है, या जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो मेरे अगेंस्ट केस बना रही है, वो इस्टेब्लिश करे कि ये गलत है कोर्ट में आकर, और प्रूफ करे कि वो सही है डॉक्यूमेंट। और क्या क्या हमेशा हम ये बोलकर शांत रह सकते हैं या ये सोचकर शांत रह सकते हैं कि हाँ ये प्रूफ करना तो डिपार्टमेंट का काम है? मेरी ऐसी एविडेंस, मेरा ऐसी एडवाइस है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट को प्रूफ करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट को तो प्रूफ करना ही है, पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने लिए एडिशनल एविडेंस कलेक्ट करके चले, अपने एविडेंस हम बनाते हुए चले, और ये सोचे कि हम उन पार्टियों से स्टेटमेंट ले, उनका एफिडेविट ले, लेजर्स ले, ताकि हमारा जो हम क्लेम कर रहे हैं वो स्ट्रांग हो। ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं साबित कर पाएगी कि ये जेन्युइन है या नहीं है या वो सही है, पर एटलीस्ट हम अपने एडिशनल एविडेंस ये बनाकर चले जिससे ये स्टैब्लिश कर पाए कि वो जो थर्ड पार्टी बोली वो कहीं से भी सही नहीं है या गलत है, या उसने जो कहा वो स्पेसिफिक हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होता, वो उसने जेन्युइनली बोला कि हाँ भाई मैंने कुछ गलतियां की है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर केस गलत हो जाएगा या मेरे अगेंस्ट का ही केस गलत है। हमें एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे एविडेंस इकट्ठा करने पड़ेंगे जिससे हम जो डिपार्टमेंट ने एविडेंस इकट्ठा किए हैं वो बोल सके कि वो गलत है, और ऐसे कुछ लेजर्स और एफिडेविट बनाने पड़ेंगे, पार्टियों से लेने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का पावर। जब भी आपके अगेंस्ट में कोई डिपार्टमेंट किसी स्टेटमेंट के आधार पर अगर आपके ऊपर केस बनाता है, तो आपके पास ये अधिकार तो रहेगा ना हमेशा से कि आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सको। ये तो हर कोर्ट में अलाउ किया जाता है कि अगर आपका कोई विटनेस, आपको कोई आपके किसी की गवाही के आधार पर अगर आपको वो बनाया जा रहा है, कल्प्रिट बनाया जा रहा है, तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार होगा। जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर उसकी गवाही को माना जा रहा है, तो आप डिपार्टमेंट को बोलिए कि उसको हमारे सामने लाइए, हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि ये गलत है बिल्कुल भी। और ये ऐसे ही एक केस लॉ में भी एस्टैब्लिश किया गया था जिसमें बोला गया था कि किसी भी ओपिनियन में आने से पहले एक अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है पार्टी को कि वो उस ओपिनियन को रिवर्ट कर सके या अपना व्यूज रख सके, जिस आधार पर डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में केस बनाना चाहता है, जेके सिगरेट्स लिमिटेड के केस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अगर आपके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी होती है, स्टेटमेंट होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, तो हम ब्लैंकली कई बार हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि इतने सारे अधिकार आपके सामने अवेलेबल है जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर आप चैलेंज कर सकते हो और इस पर बेनिफिट ले सकते हैं। फिर क्या, प्रोसिक्यूशन खत्म हो जाती है अगर हम पेनल्टी पे कर देते हैं। कई बार आपका क्लाइंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, टैक्स भी पे कर देता है, और उसे डिपार्टमेंट बोलती है कि आप पेनल्टी पे कर दीजिए और आप फ्री हो जाइए सब चीज़ों से।
तो क्या पेनल्टी पे करने से प्रोसिक्यूशन भी खत्म हो जाता है हमारा, हमको कोई वो नहीं आता? देखते हैं क्या कहता है। जनरली आपके अगेंस्ट में जो पेनल्टी लगाई जाती है वो दो सेक्शंस में जनरली आजकल होती है, 122 में या 74(5) में। 122 आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी, या जितना भी टैक्स चोरी एवेडेड हुआ है उसमें से जो भी हायर होता है वो लगाता है 122। 74(5) जबकि बोलता है कि आपको पेनल्टी अगर बिना शो कॉज नोटिस जारी किए आपको होती है तो 15% पे करके बिना शो कॉज नोटिस के आपका वो केस सेटल हो जाता है, यानी उस वो सारा केस आपका क्लोज हो जाता है। फिर अगर शो कॉज नोटिस जारी हो जाता है और आप इमिडिएटली 30 दिन के अंदर उसको पटा देते हैं तो वो 15 से 25% हो जाती है आपकी। जनरली ये दो सेक्शंस में आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट जो है वो पेनल्टी लगाता है। और जनरली अभी हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं वो उसमें ऐसा होता है कि वो एक लेटर सा आता है डिपार्टमेंट से जो बोलता है आपको 15% पेनल्टी पटाइए 74(5) में और आप फ्री हो जाएंगे पूरे केसेस में। जनरली डिपार्टमेंट अभी 74(5) लगा रहा है डीजीजीआई के सारे केसेस में। तो जो 74(5) है उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, इसे पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। ये कहता है कि for the purpose of this section 73 74, the expression all proceeding in respect of the said notice shall not include the proceeding under 132। यानी कि अगर आप पूरी पेनल्टी टैक्स पे भी कर देते हैं तो ऐसा अज्यूम करना गलत होगा कि आपने पूरा आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल चलाया जा सकता है, 132 की कार्रवाई इंडिपेंडेंटली चलेगी, और भले ही आपने टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट पूरा पे कर दिया हो। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप ये किसी भी पॉइंट जिसको आप एडमिट करने की सोच रहे हो, भले ही आपने नहीं किया है, तो आप सोच रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड बाय कर ले, टैक्स पे कर दे और पेनल्टी पे करे 15% और फ्री हो जाए। आप ये मत सोचिए कि 15% पे करने के बाद आप फ्री हो जाएंगे। डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में 132 की कार्रवाई कभी भी स्टार्ट कर सकती है और आपको उसके लिए पीनलाइज कर सकती है, प्रोसिक्यूशन वो स्टार्ट कर सकती है। तो इट इज़ अगेन रिलेवेंट। लास्ट पॉइंट इन अवर फेक इनवॉइस पॉइंट इज कि क्या आपका अटैचमेंट हो सकता है कभी भी, आपका जब चाहे डिपार्टमेंट आपका वो प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कर सके और आपको आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सके। तो कब कौन से स्टेज में आपका वो अटैचमेंट किया जा सकता है? तो सेक्शन 83 है इसके लिए जीएसटी एक्ट में। सेक्शन 83 में इसी साल फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट हुआ है, बट ये सेक्शन अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। अटैचमेंट ये कहता है, पहला जो प्रोविजन था वो बोलता था कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, इस वर्ड को ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, इसका मतलब ये निकाला गया है कि कोई प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में चालू की गई जो अभी पेंडिंग है और वो उस दौरान ऑफिसर को लगता है कि आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच करना ज़रूरी है, तो वो इनिशिएट कर सकता था। ड्यूरिंग द पेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जब सब्सटेंशियली डॉक्यूमेंट आपके अगेंस्ट जो एक्यूज है उसको, उसके डिपार्टमेंट ने ये बोल दिया कि हमको डाउट है कि आप इतना आपने चोरी की है, मैंने एक बार अपना रिप्लाई दे दिया और अब डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने में मुझे टाइम लगेगा और इसमें रेवेन्यू को खतरा हो सकता है, तो डिपार्टमेंट उसको अटैच करती थी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। बट और इसके अगेंस्ट में कई बार इससे पहले रिट पिटिशंस भी फाइल हुए, और क्यों हो रहे थे? क्योंकि डिपार्टमेंट पेंडेंसी का मतलब ऐसा करती थी कि किसी के अगेंस्ट में इंक्वायरी करने जा रही है और पहले ही स्टार्टिंग में ही उसके अकाउंट्स को अटैच कर देती थी। तो कई हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया था कि नहीं, ये तो पेंडेंसी नहीं हुई। पेंडेंसी का मतलब तो ये हुआ एटलीस्ट कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आ गए, कुछ रिलेवेंट प्रूफ आ गए और अभी वो पूरे एस्टैब्लिश होने बचे और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट है, ये बंदा भाग जाएगा, ये बंदे से रिकवरी नहीं हो पाएगी, तब आप अटैच करते हैं। तो ये कई बार ऐसी डांट डिपार्टमेंट को पड़ी इस पॉइंट पे कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी थोड़ी हुई है। तो इन्होंने इस पॉइंट को इस बार अमेंड कर दिया और इसमें लिखा कि वेयर एवर आफ्टर द इनिशिएशन, लिख दिया अब इसमें। आफ्टर द इनिशिएशन का मतलब हुआ कि चालू करने के जस्ट बाद आप वो कर सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जैसे ही वो इनिशिएट करेंगे, इनिशिएट करने के दौरान ही अगर उनको लगा तो बस वो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। पर ये प्रोविज़न अभी तक नोटिफ़ाई नहीं किया गया है, इसका मतलब ये अभी तक पावर में नहीं आया है। ये पावर में, अभी जो पावर में है वो यही चल रहा है जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी की बात है। और दूसरी बात,
कि इसमें अब जो चेंज आया है वो ये आया है कि अटैचमेंट जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट तो हो सकता है, बट इस पॉइंट पे ये भी लिखा गया है कि 122 ए में जो पर्सन है, यानी कि जो बंदा जिसने हेल्प की है उस पर्सन की वो करने में, या एजेंट है या किसी भी तरीके से किसी ने कोई बीच का मिडिल मैन है, उसके अगेंस्ट भी अटैचमेंट किया जा सकता है। ये भी अमेंडमेंट इस सेक्शन में कर दिया गया, इसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया। बट मैं आपको बता दूं कि ये प्रोविजन जो है वो अभी तक इफेक्टिव नहीं किया गया, अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ। भाविक सर, अभी जो टाइम हमारा हुआ है वो 12:20 हुआ है। अपने पास अप्रोक्सीमेटली अभी कितने मिनट का समय है सर? आधा घंटा और है सर। कर सकते हैं ना अपन? जी जी। ओके सर, तो मैं उसी स्पीड से चलूँगा और उतने ही रिलेवेंट पॉइंट्स को कवर करूँगा। जी। तो ये इससे रिलेटेड एक हाई कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट भी आया हुआ है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट आया हुआ है राधा कृष्णा इंडस्ट्री के लिए। मैं आगे आपसे डिस्कस भी करूँगा। उन्होंने कहा है कि ये अटैचमेंट की पावर को इतना मजाक तरीके से डिपार्टमेंट यूज़ नहीं कर सकती। पहली बात तो कमिश्नर को बोला गया है, कमिश्नर ही यूज़ करेगा, डेलीगेट नहीं कर सकता। और अगर कमिश्नर साहब यूज कर भी रहे हैं तो उनको रीजन टू बिलीव होना चाहिए, वो रिकॉर्ड करेंगे कि ऐसा क्या लगा उनको कि ऐसा लगा कि अथॉरिटी भाग जाएगी और वो पैसा उनसे रिकवर नहीं होगा, तब तब कर रहे हैं वो। ये ऐसा कोई प्रोविजन इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए जिससे कि किसी बंदे का बिजनेस करने का